हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यही आगे बढ़ते रहें। हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 के इकाई 5। इसमें कह रहा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। कौन काल? आपदा काल में कौन संरचना? वैकल्पिक संरचना या व्यवस्था। कौन व्यवस्था? व्यवस्था। कह इस धरा पर छोटी बड़ी आपदाएं होती ही रहती है। देखा जाए तो इस धरा पर कौन आपदाएं, धरा मतलब कुछ होता है धरती, यानी इस धरती पर छोटी बड़ी आपदाएं होते रहती। कभी छोटा आता है तो कभी बड़ा आता है। कभी छोटा कहने का मतलब यह हुआ कि लघु रूप में आता है, तो कभी बड़े दीर्घ रूप में आता है। आप विभिन्न संचार माध्यमों से दिन प्रतिदिन होने वाली आपदाओं की जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं। और यही होता है कि विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यम से, संचार मतलब कुछ कम्युनिकेशन का मतलब कुछ बातचीत। हम लोग बिना गए हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना मिले या सामने फेस टू फेस रहे बिना उससे बात कर ले, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से बात कर ले, वो क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। संचार माध्यम से दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को हमको जानकारी मिलते रहता है, या तो टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी मिलते रहता है, या किसी अन्य व्यवस्थाओं की या अन्य तरीक़ों से हमें जानकारी मिलते रहता है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीतलहर जैसे विनाशकारी आपदाओं से हम सभी किसी न किसी रूप से प्रभावित होते रहते हैं। अगर देखा जाए तो हम अलग अलग तरीके से आपदाओं से, सुखाड़ से, बाढ़ से, भूकंप से, सुनामी से, चक्रवात से, भूस्खलन से, हिमस्खलन से, शीतलहर से जैसे प्राकृतिक आपदाओं से क्या चीज़ होते रहता है? प्रभावित होते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये सारे आपदाएं हमारे जीवन में आते रहते हैं। कभी बड़ी संख्या के रूप में, बड़े आपदा के रूप में आते हैं, तो कभी छोटे आपदा के रूप में आते हैं। लेकिन मुख्यतः इन सारे आपदाएं हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। कह रहा है जैसे भारत जैसे देश के विशेष रूप से ऐसे आपदाओं का बराबर सामना करना पड़ता है। भारत में जैसे इस तरीके से भारत में आपदाएं के बराबर नहीं, बराबर कहने का मतलब कुछ हमेशा लगातार बार बार इस सारे आपदाओं के सामना करते रहना पड़ता है। बाढ़, सुखाड़ भारतीय मानसूनी जलवायु की एक बड़ी विशेषता और अनिश्चितता है। अगर देखा जाए तो बाढ़ और सूखा भारतीय मानसूनी भारतीय मानसूनी जलवायु के एक बड़ी विशेषताएं और अनिश्चितताएं हैं। इसी प्रकार विश्व में जहाँ कहीं भी बड़ी अथवा तीव्र आपदाओं का प्रकोप होता है, अगर देखा जाए इसी प्रकार से विश्व में जहाँ कहीं भी बड़ी अथवा तीव्र आपदाएं का प्रकोप होते रहता है, तो आपदा प्रभावित क्षेत्र की समान संचार व्यवस्था क्षतिग्रस्त होती है। यही कारण होता है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र की समान संचार व्यवस्था का चीज हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है। यानी कहने का मतलब नुकसान हो जाता है। बहुत सारे आपदाओं के बारे में देखा जाए तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सभी आपदा आने के कारण संचार में भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर टावर से जा रहा है संचार, मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं, टावर जा रहा है तो बाढ़ आ जाएगा, तो टावर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो क्या संचार दे पाएगा? बढ़िया से कनेक्शन कर पाएगा? क्या बढ़िया से टावर आ पाएगा? तो नहीं आ पाएगा उसके अगल बगल के इलाके में। तो कह सकते हैं इस तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं संचार। इसके कारण प्रभावित क्षेत्र का संपर्क शेष दुनिया से कटा जाता है। यही कारण है कि इसके कारण प्रभावित क्षेत्र का संपर्क शेष दुनिया से क्या हो जाता है? कट जाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान या संपर्क के टूट जाने से राहत या बचाव कार्य बाधित हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो सूचनाओं के आदान प्रदान से संपर्क में टूट राहत में बचाव कार्य क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। यानी कि संपर्क टूट जाता है, संचार व्यवस्था टूट जाता है, तो आप कहाँ पर मुहैया कराना है, कहाँ पर से व्यवस्था करवाना है, कहाँ पर हमें
सहायता पहुंचाना है, ये हम नहीं जान पा सकते हैं। यानी कह सकते हैं दुनिया से प्रभाव ही टूट जाता है तो हम वहाँ पर क्षतिग्रस्त जहाँ हुआ वहाँ पर जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि संचार ही नहीं आएगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, सरकार के पास, थाना के पास, थाना प्रभारी के पास, या कह सकते हैं और किसी के पास जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगा तो किस प्रकार से क्या कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आपदा का रूप और भी भयावह हो जाता है। और देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में आपदा का रूप है जो और बड़ा हो जाता है, भयानक हो जाता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं। अगर देखा जाए तो समान व्यवस्था से बाधित होने के बहुत सारे कारण हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, इसमें बहुत सारे कारण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला केबल टूट जाना। क्या हो जाना? केबल टूट जाना। जो संचार करते हैं, हम लोग बात विचार करते हैं, वो किसकी सहायता जाता है? केबल की सहायता जाता है। नीचे आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे एक बड़े बड़े पाइप बिछाए जाते हैं, हरा वाला पीला वाला मोटे मोटे जाते हैं, वो क्या है? केबल तार है। वो क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। तो आज क्या संचार की व्यवस्था भी टूट जाएगा। तो बोल सर छूट गया, हम की क्या जी? तो बोल ग्रीन वाली डिबिया। हम की लीजिए छूटा कहाँ है, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग, गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगर देखा जाए तो भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र जो है पूर्व तटीय भाग से, गुजरात की तटीय क्षेत्र से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, इस सारे तटीय क्षेत्र से आते रहते हैं। भारत में बाढ़ से बड़ी नदी घाटी जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र अधिक प्रभावित होता है। देखा जाए तो भारत में बाढ़ से बड़ी नदी घाटी जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र अधिक प्रभावित होते रहते हैं। सारे बाढ़ से होने वाले यानी कि सारी नदियाँ से, गंगा ब्रह्मपुत्र से, और इसके आस पास के इलाके में सब क्या रहते हैं? बाढ़ आते रहते हैं, क्योंकि बड़ी नदियाँ हैं। अब बड़ी नदियाँ हैं तो पानी भी ज़्यादा आएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो नुकसान भी ज़्यादा होगा, और नुकसान भी ज़्यादा होगा तो दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ भी तो होगा ही नहीं। कह रहा है भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। देखा जाए तो भारत में 100%, मान लो कि पूरा भारत की भूमि को देखा जाए 100% के हिसाब से देखा जाए तो 56% क्या है? भू है, जो क्या चीज़ है? भूकंप क्षेत्रीय है। यानी कि यहाँ पर प्रभाव, भूकंप का प्रभाव हमेशा बना रहता है। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। अगर देखा जाए तो भारत के 16 राज्यों के 16% भाग किसके चपेट में रहता है? सूखा के चपेट में रहता है। जी किसके चपेट में? तो सूखा के चपेट में रहता है। भारत में भूस्खलन हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अधिक होता है। अगर देखा जाए तो भारत में भूस्खलन हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अधिक होते रहता है। हिमस्खलन भी हिमालय क्षेत्र में ही होते रहता है। और देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में ही कौन स्खलन होते रहता है? हिमस्खलन होने रहता है। हिमस्खलन को जमीन वहाँ से गिर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। दूसरा में करा, पहला में तो केबल टूट जाना, दूसरा में संचार प्रभावित किस तरीके से होता है? बिजली आपूर्ति की बाधित। जब बाढ़ आ गया तो बाढ़ में क्या करता है? बाढ़ वाले इलाकों में बिजली ऐसे ही बंद कर देता है। देखे होंगे आप पटना में इस बार पिछले साल क्या हुआ था? इसके पिछले साल बाढ़ आया था, बहुत खतरनाक आया था, पूरा पटना की बिजली व्यवस्था एकदम ठप पड़ गया था। जिस इलाके में बाढ़ आते हैं उस इलाके में बिजली की आपूर्ति को रोक दिया जाता है, यानी कि बिजली नहीं जाने देता है। क्योंकि तो सर बिजली क्यों रोक देता है? उससे क्या होता है? अगर देखिए सपोज जिस इलाका में बाढ़ आया वो पूरा इलाका में बाढ़ आया तो पोल है, पोल गड़ा होगा, और कहीं कहीं हो सकता है बरसाती में तो बाढ़ आएगा, ऐसा गर्मी में तो बाढ़ आएगा नहीं। तो पोल्स के कारण कहीं पर फॉल्ट रहे, आई पूरा पानी में चल जाए तो पूरा पानी में बिजली चल जाएगा, तो इसमें आने वाले जाने वाले लोग की मृत्यु हो सकती है करंट लग के। इसलिए वहाँ पर इलाके में, सारे इलाके में जहाँ बाढ़ रहती इलाका रहता है उसमें क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। बिजली के सप्लाई को, आपूर्ति को रोक दिया, बंद कर दिया जाता है। तो बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया, और उसी इलाका में कोई टावर है तो क्या टावर चल रह पाएगा? टावर में बिजली है ही नहीं तो क्या हो पाएगा? अब बोल सर जनरेटर रहता है टावर में, जरूरी है कि बिजली पर नहीं चलता है। तो मान लीजिए कि जनरेटर भी रहता है, तो वहाँ के लोग जो हैं जिनके पास सेल फोन है, मोबाइल है, क्या वो चार्ज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्या डिस्चार्ज हो जाएंगे? बोल हाँ सर डिस्चार्ज हो जाएंगे। बिजली है ही नहीं तो डिस्चार्ज रहेगा, तो डिस्चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्या कॉल कर पाएंगे? किसी से बात विचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कर सकते हैं
इस तरीके से बिजली आपूर्ति से बाधित होने के कारण भी संचार व्यवस्था ठप पड़ जाता है। तीसरा कारण है संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। और जहाँ जहाँ संचार भवन बना हुआ है, जहाँ से मोबाइल को संचालित किया जाता है, टावर को किस तरीके से कहाँ कितना फ्रीक्वेंसी में देना है, कि कितना सिग्नल किधर जाएगा, वहाँ से संचालित किया जाता है। वो भूकंप या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया तो वहाँ में भी संचार के बहुत सारे यंत्र क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण क्या हो जाएंगे, वहाँ से संचार का भी यहाँ से भी संचालित बाधित हो जाएगा। चौथा में कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन, टावर का क्षतिग्रस्त। जो टावर है अभी बताए थे, टावर ही गिर जाएगा, जिसमें देखते होंगे टावर वहाँ बड़का बड़का को ढोलक रखल रहेगा, ढोलक नहीं रहता, वो ट्रांसमीटर रहता है। वो ढोलक मान लीजिए टूट गया, फूट गया, नीचे गिर गया, उसमें क्षतिग्रस्त हो गया, क्या टावर आ पाएगा मोबाइल में? नहीं आ पाएगा। तो मोबाइल में टावर नहीं आ पाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो क्षतिग्रस्त यानी संचार व्यवस्था में क्षतिग्रस्त हो जाएगा, यानी कहने संचार व्यवस्था ठप पड़ जाएगा। कुछ ऐसे ही हुआ था 2 अगस्त 2008 को, जब नेपाल में कुहासा के पास कोसी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गए। बोल सर, ये आपदा प्रबंधन में 2 अगस्त 2008 को नेपाल में कुहासा के पास कोसी नदी बांध टूट गया, ये हर एक चैप्टर में लगता दिया रहता है क्या, कितना भारी विकास और बाढ़ आ गया था। तो बहुत भारी बाढ़ आया था, जिससे बहुत ज़्यादा जान मान की क्षति हुई थी। तो बहुत ज़्यादा जान मान की क्षति हुई थी, इसलिए इसे बार बार पढ़ने के लिए किया जाता है। ऐसा ही हुआ था कि संचार व्यवस्था भी यहाँ ठप पड़ गया था, जो उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ से क्षेत्र ग्रसित हो गया था। इस बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक विनाश हुआ था। यही बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र में जहाँ जहाँ बाढ़ का प्रभाव था, उस क्षेत्र में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण क्या हुआ था, वहाँ का दूरसंचार व्यवस्था भी ठप पड़ गया था। यह बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक विनाश हुआ। टेलीफोन केंद्रों के जलमग्न होने अथवा तारों के क्षतिग्रस्त होने और सड़क तथा रेल संचार बाधित होने के कारण अनेक जिले मुख्यालय और राज्य मुख्यालय एवं आपस में जिले के संपर्क टूट गए थे। देखा जाए तो बहुत सारे केंद्र में टेलीफोन केंद्र ही क्षतिग्रस्त हो गया था। कैसे, जलमग्न हो गया था, पूरा जल भर गया था, पानी भर गया था। टेलीफोन बोल सर क्या नीचे फ्लोर में रहता था, हम कि नीचे फ्लोर में रहता था, संचार करने के लिए व्यक्ति भी वहाँ जाता, नीचे फ्लोर में तो पानी भरा हुआ, तो अब जनरेटर कैसे चालू करके, जनरेटर तो नीचे रहता, पहला 2 तल्ला पर 3 तल्ला पर तो रहता नहीं, तो सारा व्यवस्था तो नीचे है, नीचे डूब गया। तो आप किस तरीके से जनरेटर भी चला सकते हैं, तो जनरेटर नहीं चला सकते हैं, बिजली दिया है नहीं, तो क्षतिग्रस्त तो होगा ही। क्षतिग्रस्त हो गया है तो आप उसको कर भी नहीं सकते कुछ। तो केंद्र में तार में बहुत सारे तार भी टूट गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। सड़क और रेल सड़क भी टूट गए, रेल माध्यम टूट गया, सड़क टूट गई, रेल माध्यम टूट गया, जिसके कारण सड़क और रेल माध्यम बंद होने के कारण जिला मुख्यालय का भी रास्ता टूट गया, जिसके कारण आसपास के जिले संपर्क से टूट गए, जिससे बहुत सारे जान माल की क्षति हुई और संचार व्यवस्था भी ठप पड़ गया। और संचार व्यवस्था ठप पड़ने के कारण वहाँ माना गया कि 2008 के जो इतना भयानक जो कुहासा में के बांध टूटने के कारण इतना भयानक बाढ़ आया था, इतना भयानक बाढ़ आया था, जिससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा था। अतः राहत एवं बचाव कार्य से जुड़ी हुई तत्कालीन व्यवस्था प्रभावित हुई। यही कारण है कि राहत से जितनी भी जुड़ी हुई व्यवस्था था, संचार के माध्यम टूट जाने के कारण यह देरी से पहुंच पाया, और देरी से पहुंचने के कारण और क्षतिग्रस्त ज़्यादा हो गया, लोगों की जान माल की क्षति और ज़्यादा बढ़ गई। सर हम कहे क्या, बोले ग्रीन वाली डिबिया। चलिए, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, कुहासा के नज़दीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने के उपरांत संचार के सभी साधन समाप्त हो चुके हैं। कुहासा के नदीग्रस्त कोसी बांध में क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरांत संसार से के सभी साधन समाप्त हो चुके थे। जितना भी संसाधन पहुंच रहा था वहाँ सारा संसाधन बंद पड़ गया था, ठप पड़ गया था, इतना विनाशकारी बाढ़ था। इस आपदा में 16 जिले, 92 प्रखंड और 1558 गांव प्रभावित है। सोच सकते हैं 16 को जिला, 92 को प्रखंड और कितने गांव, 1558, लगभग 1600 गांव प्रभावित हो गए थे इस बाढ़ से। सोच लीजिए कितना भयानक बाढ़ आया था, कितना भयानक आया था, कितना जलमग्न हो गया था, सभी तरफ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आते होंगे। लगभग 27 लाख लोग बेघर हो गए थे। लगभग कितने लोग, 27 लाख लोग घर, सोच रहे हैं 27 लाख बहुत बड़ी संख्या है। 27 लोग घर जो क्या बेघर हो गए थे। बेघर मतलब कुछ घर में पूरा पानी भर गया था, तो रहेंगे कहाँ, घर में तो रहेंगे नहीं, अलग चल गए थे, तो घर से बेघर हो गए, कहने का अर्थ हुआ।
1.06 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो गई। यहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि के फसल क्या हो चुके थे, नष्ट हो गए थे, कह सकते हैं फसल बर्बाद हो गए थे। आज के समय में आप समान स्थिति में भी दूर संचार के बिना दैनिक जीवन व्यवस्था को चलाने की कल्पना नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो आज के समय में भी आप दूर स्थित हैं और दूर स्थित उसके बाद भी अगर सोचे कि दैनिक जीवन संचार के बिना दैनिक जीवन चल जाए तो संभव नहीं, क्योंकि आज टेलीफोन, दूर इंटरनेट, मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आपदा के प्रकोप के समय जब दूर संचार की नितांत आवश्यकता होती है तो संचार के सभी सामान्य माध्यम समाप्त हो जाते हैं, अगर देखा जाए प्रभावित क्षेत्र की अत्यंत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। यही कारण है कि इसके प्रभावित होने के कारण इसकी दयनीय स्थिति और ख़राब हो जाती है। ऐसी अवस्थाओं में वैकल्पिक संचार माध्यमों के द्वारा ही प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि ऐसी अवस्थाओं के कारण ही वैकल्पिक संचार, और भी दूसरा वैकल्प है जो संचार के माध्यम है, टीवी हो जाए, मोबाइल ही नहीं देखा जाए, मोबाइल को छोड़कर टीवी, इंटरनेट देखा जाए, ये सभी प्रकार की संचार व्यवस्था क्या हो जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। करा संचार का संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन देखा जाए तो संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है। अगर देखा जाए तो संचार के सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है, जिसे पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जिसको PST, ध्वनि, फैक्स और डाटा के संप्रेषण एवं प्राप्ति के द्वारा सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय जैसे थानों, अग्निशामक केंद्र, अस्पतालों और अधिकांश घर एवं कारोबारी स्थानों को जोड़ने वाली यह प्रमुख नेटवर्क है। अगर देखा जाए तो संचार के जितने भी लोकप्रिय संसाधन हैं, सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन है, टेलीफोन, मोबाइल देखा जाए तो संसाधन में सबसे लोकप्रिय यानी कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला संसाधन ये है। इसके बाद आता है कोची पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क आता है, जिसको कहते हैं हम लोग पब्लिक बूथ टेलीफोन कहते हैं। उसके बाद ध्वनि के द्वारा किया जाता है, फैक्स आता है, डाटा आता है, नेटवर्क आता है, ये बाकी सेकेंडरी मैटर आ जाता है। फिर उसके बाद थाने के द्वारा, अग्निशामक केंद्र, अस्पताल, अधिकांश ये संचारिक व्यवस्था के द्वारा हमें प्राप्त हो सकते हैं। जब मोबाइल रहेगा तो आग लगेगा, प्रशासनिक मदद चाहिए तुरंत थाना में फ़ोन करेंगे तब प्रशासनिक मदद आ जाएगा। कब, जब संचार व्यवस्था ठीक रहेगा तभी तो कर सकते हैं ना। अस्पताल में डॉक्टर बुलाना है तो अस्पताल में करेंगे तभी तो। अब मोबाइल रहबे नहीं करेगा, संचार व्यवस्था रहबे नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं। इसलिए कहा संचार के सबसे लोकप्रिय और सबसे सुचारू रूप से चलने वाला टेलीफोन सेवा है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का उपयोग सबसे अधिक होने लगा। अगर देखा जाए अभी समय में देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग सबसे ज़्यादा होने लगा है। दुर्भाग्यवश भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी एवं भूस्खलन जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय सभी प्रचलित दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये कारण है कि दुर्भाग्यवश भूकंप आते हैं तो बाढ़ आता है, सुनामी आते हैं, भूस्खलन होते हैं, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं कारण भूस्खलन होते हैं, जिसके कारण दूर सेवाएं या कह सकते दूर संचार सेवाएं बुनियादी ढांचा जो खत्म हो जाता है, जो मोबाइल कनेक्शन भी खत्म हो जाता है और दूर संचार व्यवस्था प्रभावित क्षेत्र में काम करना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि दूर तक संचार व्यवस्था काम करना बंद हो जाते हैं। बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन टावर के क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिस तथा सिविल प्रशासन का बेतार रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि देखा जाए ट्रांसमिशन टावर के क्षतिग्रस्त होने के कारण पुलिस तथा सिविल प्रशासन बेतार रेडियो संचारण तक भी नेटवर्क भी सब क्या हो जाता है, ठप पड़ जाते हैं या कह सकते हैं खत्म हो जाते हैं।
संकट की स्थिति में इस पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से संचार नेटवर्क में रुकावट उत्पन्न हो जाती है या फिर नेटवर्क पूरी तरह से फेल हो जाता है। यही कारण है कि कहूँ एक और टावर काम कर रहा है, थोड़ा बहुत संचार काम कर रहा है, तो एक ही पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण या तो टावर फेल हो जाएगा या तो नेटवर्क ही नहीं आ पाएगा या तो रुकावट ज़्यादा पैदा हो लगेगा। कहेगा कि आप जिस व्यक्ति के पास लगा रहे हैं कॉल वह नेटवर्क क्षेत्र से कवरेज एरिया से बाहर है, बार बार बोलेगा कवरेज एरिया से बाहर है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं आप कर सकते हैं। वो सर हमके क्या ग्रीन वाली डिबिया हमके वो क्या आप जानते हैं? डू यू नो? समानता पूर्व दक्षता से काम करने वाले PSTN प्रणाली तैयार की जाती है, जिसमें इस प्रणाली से जुड़ी 5% फ़ोन ही एक समय से बात कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो PSTN से जुड़ जाता है, तो इससे जुड़ने वाली सब मात्र 5% फ़ोन ही काम कर सकती है, यानी जितना फ़ोन वो एरिया में है उससे 5% से ज़्यादा लोड ये नहीं कर सकता। लेकिन संकट की स्थिति में यह प्रणाली बहुत अधिक भार पड़ता है और नेटवर्क अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि संकट के समय में यही प्रणाली ज़्यादा काम करने लगता है, जिसके कारण नेटवर्क अवरुद्ध हो जाता है और नेटवर्क बढ़िया से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। हम लोग पार्ट 2 में इसका वीडियो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद एक और रहेगा, इकाई 6 रहेगा। इसके बाद ज्योग्राफी हम लोग क्लास 10th का पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे।